नमस्कार बच्चों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। अब आई ना मेरी आवाज? यस सर। पहले मैं बोल रहा था वो सुनाई नहीं दे रहा था ना आपको? चलो 1-2 मिनट में सब आ जाएंगे। आज हमारा जो है लास्ट डे है। कल कोई ऑनलाइन क्लास नहीं है। कल कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं है। आज लास्ट डे है और हमारे यूनिट 1 का जो कोर्स है जिसके अंदर हमने 3 कविता की है, कबीर की साखी, मीरा के पद, बिहारी के दोहे, 2 पाठ है स्पर्श के अंदर, डायरी का 1 पन्ना, बड़े भाई साहब 1 पाठ है, संचयन के अंदर हरिहर काका 1 चैप्टर है, ग्रामर के अंदर समास जो हमने कल ही पूरा किया, और अब जो बचा है वो जो राइटिंग सेक्शन के अंदर है, लेखन के अंदर, और वो दोनों आप अच्छी तरह से जानते हो कि कैसे लिखना है। एक है अनुच्छेद लेखन और एक है पत्र लेखन। फिर भी आज मैं आपको उन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जो है बता दूंगा। अब हमारा यूनिट 1 का जो है कोर्स यहाँ पर आज पूरा, मतलब टाइमिंग के हिसाब से परफेक्ट चला। आज लास्ट डे है, आज कोर्स भी लास्ट जो बचा है अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन आज पूरा हो जाएगा। कल से वैकेशन है। जब वैकेशन से हम आएंगे 27 को, तो उस समय फिर हम 1 हफ्ते का जो है वो रिवीजन करेंगे। मतलब यही जो चैप्टर हमने पढ़े हैं अभी वो पूरा रिवाइज होगा, अच्छे से रिवीजन करेंगे और बाद में होगी आपकी UT1 यूनिट टेस्ट 1। और ये जो है देना सबको कंपलसरी है, वरना फिर इस बार जो 10th वाले परेशान हो रहे हैं वैसे आपको भविष्य में परेशान ना होना पड़े, ये याद रखना। हर एक एग्जाम देना कंपलसरी है, कंपलसरी। अगर आपको 10th बोर्ड का रिजल्ट चाहिए तो चाहे वो क्लास टेस्ट हो, चाहे UT हो, चाहे ME हो, चाहे प्रीलिम्स हो, जितनी भी एग्जाम होती है स्कूल के अंदर, अगर ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन, ऑफलाइन होती है तो ऑफलाइन, सभी एग्जाम देना कंपलसरी है, जरूरी है। क्लास अटेंड करने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितने भी एब्सेंट रहते हैं, जो क्लास अटेंड नहीं करते, उनको भी बोलो, अगर आपके दोस्त या सहेलियां हैं तो क्लास अटेंड करना कंपलसरी है। अगर अटेंडेंस कम पड़ेगी, आपने क्लास अटेंड नहीं किए, तो इंटरनल जो 20% है, 20 मार्क्स इंटरनल, उसके अंदर फिर बहुत कटौती हो जाएगी। बुक सबमिशन टाइम टू टाइम जब भी स्कूल मांगे सबमिट करने के लिए आप दो। उस समय जितना भी पढ़ा चुके हैं सारे सब्जेक्ट के टीचर, उतना आपकी फेयर नोटबुक के अंदर होना चाहिए। बाकी कोई टेंशन नहीं है, जो साथ साथ चलते हैं उनको तो कोई परेशानी है ही नहीं। और अब वैकेशन के बाद जो है हम ये जो पढ़े हैं उसका रिवीजन करेंगे और बाद में आपकी UT1 होगी, इसलिए किसी को कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब जो हमारा बाकी है राइटिंग सेक्शन के अंदर अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन, वो समझने से पहले कल जो हमने पढ़ा था फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने तत्पुरुष समास के 7 प्रकार पढ़े। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और नज तत्पुरुष समास। ये 7 सबको याद है, ये सातों के सातों? यस सर। यस यस सर। प्रैक्टिस की थी घर पर एग्जाम्पल की? नहीं, वो नहीं की थी। तो वही चीज मैं बार बार आपको दोहराता रहता हूँ कि भाई साहब जो भी क्लास में हम पढ़ते हैं, जो क्लास वर्क होता है, उसको आप मेहरबानी करके उसके एग्जाम्पल वगैरह, उसकी डेफिनेशन वगैरह घर पर एक बार और रिपीट कर दो, तैयार कर दो, ताकि आपको जो है सारी चीजें दिमाग में बैठ जाए, फिट हो जाए, फिर आपको आगे परेशानी ना हो। ये जरूरी है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, सिर्फ हिंदी में नहीं। कोई बात नहीं, अभी जो है कल हमने पढ़ा था वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कर्म तत्पुरुष के अंदर
जो हमने पहले सबसे पहले पढ़ा था तत्पुरुष समास का प्रकार। कर्म तत्पुरुष के अंदर कर्म होगा और उसके अंदर को जो है कारक की विभक्ति को से उसका समास विग्रह होगा। दूसरा है करण तत्पुरुष समास, जिसमें साधन या माध्यम आता है और उसका समास विग्रह से द्वारा, ये दो जो है कारक की विभक्तियां उससे होगा। तीसरा था अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसके अंदर समय स्थान अवसर, यानी कि आपको ये तीन चीजें जो है वो उसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। ज्यादातर तो स्थानीय होते हैं। वो उसके अंदर मैं और पर, मैं और पर, ये दो है जो कारक की विभक्तियां आएगी। इसके बाद चौथा था संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसके अंदर संप्रदान मतलब किसी के लिए कुछ करना या किसी को कुछ देना, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास, और इसीलिए उसका समास विग्रह के लिए से होता है, के लिए। इसके बाद था अपादान तत्पुरुष समास, जिसमें दूरी, तुलना, डर, इसमें सबसे ज्यादा दूरी ही होती है। तीनों आएंगे ऐसा कंपलसरी नहीं है, मैंने आपको कल भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। तो अपादान तत्पुरुष समास के अंदर दूरी, तुलना, डर और उसका समास विग्रह से होगा, यानी कि करण और अपादान दोनों में से आएगा। तो दोनों में क्या फर्क है मैंने आपको बता दिया। करण के अंदर साधन या माध्यम, अपादान के अंदर दूरी, तुलना, डर। इसलिए इसमें ज्यादातर आपको डिस्टेंस दिखेगा, उसमें आपको ज्यादातर जो है साधन या माध्यम दिखेगा। इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास, जिसका समास विग्रह होगा का, के, की। कारक की विभक्तियां जो है का, के, की, ये बीच में आएगा और इसका समास विग्रह होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले पद और दूसरे पद का संबंध जो है वो दिखता है, वो है संबंध तत्पुरुष समास। और लास्ट में बड़ा इजी था नज तत्पुरुष समास, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ जो अ से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनको आपको समास विग्रह करते समय अ की जगह न लगाना है। जैसे मैंने कल ही आपको एग्जांपल दिए थे, जैसे अन्याय, तो उसका समास विग्रह होगा न न्याय। अजय, तो उसका समास विग्रह होगा न जय। इस तरह से जो है वो नज तत्पुरुष समास सबसे इजी है, जिसमें समास विग्रह न से होता है। ये थे तत्पुरुष के 7 प्रकार। सबको याद है? बैठ गया दिमाग में सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अभी जो है पहले हम अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन के बारे में समझ लेते हैं। बाद में कुछ एग्जाम्पल जो है समाज के मैं आपको यहाँ बोर्ड पर लिखकर पूछूंगा। अब मैं सिर्फ तत्पुरुष के नहीं पूछूंगा, अब समाज पूरा चैप्टर हो गया, यानी कि मैं यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखूंगा वो समाज के 6 जो मेन प्रकार है उसमें से भी कोई हो सकता है, या तो फिर तत्पुरुष है तो तत्पुरुष के 7 में से भी कोई हो सकता है। वो बाद में मैं पूछूंगा। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मैं हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस के लिए इसके बाद जब हम ये अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन, इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, फटाफट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, अगर आपको आता है तो बताना है, वरना मैं बता दूंगा। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम अनुच्छेद लेखन के बारे में समझ लेते हैं। अनुच्छेद लेखन क्या है? वैसे तो आपको 9th में मैंने समझाया ही था कि अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन यानी कि 5 चीजें जो है राइटिंग सेक्शन में 5 आपको मैंने समझाई थी। यहाँ पर 9th में जो नहीं था वैसा एक नया आएगा, वो है सूचना लेखन। सूचना लेखन, और वहां पर जो आपको संदेश लेखन था यहाँ पर लघु कथा लेखन आएगा। तो वो बात की बात है, लेकिन हमारे UT 1 में जो है मैंने 2 चीज रखी है राइटिंग सेक्शन में, अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन। इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन। चलो, किसी को मालूम है अनुच्छेद लेखन किस तरह से होता है? सर उसमें पहले हेडिंग डाल के बाद में ना स्टार्ट कर देना होता है, कोई पैराग्राफ अलग अलग बनाने नहीं होते। बराबर है, चलो उतना तो आप जानते हो। फिर
आगे और कुछ? अनुच्छेद लेखन में जो हेल्प बॉक्स दिया जाता है, हिंट बॉक्स, उसमें से ही पॉइंट्स बनाकर लिखना होता है और उसी हिसाब से लाइन वाइज। बराबर है। निबंध में जैसे होता है वैसे ही अनुच्छेद लेखन में होता है कि आपको संकेत बिंदु मिलते हैं, जो भी 4-5 संकेत बिंदु मिले उस हिसाब से आपको लिखना है। अब आपको मैं बता देता हूँ अनुच्छेद लेखन। मान लो कि आपको कोई भी एक विषय मिलता है, आपको ऊपर टॉपिक दिया जाएगा, विषय दिया जाएगा और उस विषय के साथ साथ, उस शीर्षक के साथ साथ आपको 4-5 संकेत बिंदु जो है वो भी आपको दिए जाएंगे। अब अनुच्छेद लेखन में ध्यान रखने वाली बात सबसे पहले जो यहाँ पर पहले उसने बताई वैसे ही कि जब आप लिखना शुरू करते हो अनुच्छेद लेखन, तो आप निबंध में क्या करते थे? एक पैराग्राफ लिखा, फिर गैप छोड़ के दूसरा पैराग्राफ लिखा, फिर गैप छोड़ के तीसरा लिखा, ऐसे आप निबंध में करते थे। लेकिन अनुच्छेद लेखन जो है उसको आप कंटिन्यू लिखोगे। शुरुआत जहां से की, आपने यहां से मान लो शुरुआत की, तो ये आपने कंटिन्यू लिखा। सर मेरे में वीडियो नहीं आ रहा है। सिर्फ तेरे में नहीं आ रहा है कि सबको नहीं आ रहा है? बराबर आ रहा है सर, बराबर आ रहा है। बेटा बराबर। सर तो मैं एक बार रीजॉइन होकर देख लेती हूँ। हाँ, तो यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर आप पूरा ध्यान दो कि आप जहाँ शुरू करते हो वहाँ थोड़ी जगह छोड़ के आपने शुरू कर दिया, जैसे हम पैराग्राफ में लिखते हैं वैसे। लेकिन यहाँ और पैराग्राफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो 80 से 100 शब्दों के बीच में अनुच्छेद लेखन करते हो, 80 से 100, तो वो पूरा का पूरा जो है एक ही पैराग्राफ के अंदर होना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में एक ही पैराग्राफ के अंदर, ज्यादा लिखना भी नहीं है। 80 से 100 शब्दों के बीच में, या तो मान लो कि आपको बोर्ड वाले ऐसा कहें कि 100 से 120 शब्दों के बीच में आप अनुच्छेद लेखन करो, तो 100 से 120 शब्द जो है उसको आपको लिखने हैं। अब आप कहोगे कि सर शब्द कैसे गिने, पता नहीं चलता। तो आपको सीधी बात है कि जो अनुच्छेद लेखन आप कर रहे हो वो एक ही पेज जो है आपको वो ध्यान में रखना है। जो हम लिखते हैं पेपर यहाँ पर एक पेज, वो आपको ध्यान रखना है कि उस पेज से बाहर ना आ जाए। तो समझ लेना कि आप कंट्रोल में हो। कम तो लिखना ही नहीं है। आप ऐसा कहोगे कि आधा लिखा सर चलेगा, आधा पेज, वैसा नहीं, तो वो कम हो जाएगा, मार्क्स कट जाएंगे। आपको जो आपका एक पेज दिया हुआ है पूरा, एक ही सिंगल साइड पेज, उससे बाहर नहीं जाना है। तो समझ लो कि वो 100 से 120 शब्द जो है वो हो गए आपके। पूरा जो है बिना पैराग्राफ किए आपको लिखना है अनुच्छेद लेखन में। ये थी पहली बात। दूसरी बात, जो संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं, मतलब जो शीर्षक आपको टॉपिक दिया गया है उसके जो 4-5 संकेत बिंदु दिए गए हैं, उन संकेत बिंदुओं को ही आपको कवर करना है। आपका अपना ज्ञान जो है वो ज्यादा बांटना नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि प्रदूषण के बारे में अनुच्छेद लेखन आ जाता है, तो हर एक व्यक्ति प्रदूषण के बारे में तो जानता ही है कि प्रदूषण इससे फैलता है, ऐसे फैलता है, वैसे फैलता है, फिर ग्लोबल वार्मिंग ये है, नुकसान ये होता है, वो होता है। ये सारी चीजें जो है वो हर एक व्यक्ति जानता है। बेटा किसी का माइक ऑन है बंद कर दो, जिसका भी माइक ऑन है बंद कर दो। हाँ, तो हर एक व्यक्ति जानता ही होता है प्रदूषण के बारे में, पर वो ज्ञान जो है उसका खुद का पर्सनल, वो वहां पर लिखना नहीं है। आपको वही चीज लिखनी है, वही चीज जो है वो कवर करनी है जो आपको संकेत बिंदु में दी गई है। अगर आपको संकेत बिंदु के अंदर प्रदूषण में, जैसे ये टॉपिक दिया आपको कि प्रदूषण, ये दिया प्रदूषण, अब नीचे 4-5 जो है आपको संकेत बिंदु दिए हैं, उसमें लिखा है कि प्रदूषण के प्रकार।
तो फिर आपको बताना है कि कितने प्रकार के प्रदूषण होते हैं, कि हवा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जो भी आपको आता है वो आप लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो संकेत बिंदु के अंदर टॉपिक दिया है कि प्रदूषण के प्रकार। अब आपको उसमें लिखा हुआ है कि प्रदूषण से नुकसान, तो आपको वो भी लिखना है कि प्रदूषण से क्या क्या नुकसान होते हैं, किस तरह के नुकसान होते हैं, ये लिख सकते हो आप। आपको उसके अंदर दिया गया है कि प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय, तो फिर आपको वो भी लिखना है कि भाई प्रदूषण कैसे कम हो सकता है, उसके उपाय क्या है। आप कम पेड़ों को काटो, फैक्ट्रियां जो है उसके अंदर ये कोयले इस्तेमाल करने की वजह से कुदरती नेचुरल गैस जो है वो इस्तेमाल करो, जैसे जैसे जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि वो टॉपिक आपको दिया है। लेकिन जो टॉपिक आपको दिया ही नहीं गया उसके अंदर, उसके बारे में जब आप लिखने लगोगे कि भाई प्रदूषण तो इधर उधर हर जगह, हर एक शहर में ज्यादा फैलता जा रहा है, अब तो गांव में भी फैलने लगा है, प्रदूषण लोग ध्यान नहीं देते, यहाँ वहाँ कचरा डालते रहते हैं, हमारी सोसाइटी में तो बहुत गंदगी होती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती, कोई कचरा लेने आता नहीं। वो आपको कहाँ कहा गया था? आपको कोई किसी ने टॉपिक में तो दिया नहीं था कि आप अपनी सोसाइटी के बारे में, सरकार के बारे में, तंत्र के बारे में लिखो, ऐसा तो कुछ कहा नहीं था। तो उसमें टाइम पास करना नहीं है, फालतू की चीजें लिखनी नहीं है। जितना आपको दिया गया है संकेत बिंदु उतना ही आप, इससे ज्यादा नहीं। आ गया सबको समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब तीसरी चीज, मान लो कि नारी के ऊपर कोई टॉपिक आपको मिलता है कि भाई नारी जो है वो कितनी तकलीफ में इस समय में है। आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया गया है जिसमें आपको नारी उत्थान के लिए कुछ करना है, क्योंकि नारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ी दबी हुई है, तो उसके बारे में आपको टॉपिक दिया गया और संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। अब जो आपको दिया गया है कि भाई नारी जो है वो समाज के अंदर दबी हुई है, उसका उत्थान कैसे करें, उसको उससे बाहर कैसे लाए, उसके बारे में आपको लिखना है, क्योंकि आपको विषय ही वो मिला है, टॉपिक ही वो मिला है। फिर उसके अंदर आप लिखने लगोगे कि नारी तो आजकल बहुत ही ज्यादा पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगी है, मर्दों से, पुरुषों से कंधा मिलाकर चलती हैं, हर एक जगह पुरुष के साथ साथ काम करती हैं, महिलाएं पायलट भी हैं, महिलाएं ट्रेन के ड्राइवर भी है, महिलाएं जो है बस भी चलाती है, महिलाएं ये करती है, महिलाएं वो करती है। तो ये आपको उस विषय के बाहर हो गए आप, क्योंकि वहां पर क्या लिखना था कि महिलाओं को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे परेशान किया जाता है, कितनी महिलाओं को तकलीफ होती है, ये सारी चीजें आपको लिखनी थी। आपने क्या लिख दिया? क्या लिख दिया आपने? आउट ऑफ टॉपिक। आपने जो लिखना ही नहीं था वो लिख दिया। मतलब आपको लिखना था महिलाओं की तकलीफों के बारे में, आपने लिख दिया महिलाओं के बखान कर दिए बड़े बड़े, महिला तो ये है, महिला तो वो है। देखो तो सही, आप सिर्फ नारी शब्द देखकर कुछ भी लिखने लगते हो, वो नहीं चलेगा। जैसा विषय आपको दिया गया है तो आपको उस विषय के दायरे में रहकर ही वो जो संकेत बिंदु दिए गए उसी के हिसाब से लिखना है। विषयांतर नहीं होना चाहिए। विषयांतर मतलब जो विषय दिया गया उससे अलग आपको बदल नहीं देना है, वो खास ध्यान जो है अनुच्छेद लेखन के अंदर रखना है। चौथी बात कि अनुच्छेद लेखन जब आप कर रहे हो तो यहाँ थोड़ी जगह छोड़कर आपने शुरू किया, बाद में कंटिन्यू आप लिखते जाओगे। मैंने आपको बता भी दिया कि एक पेज से ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, उसी एक पेज के अंदर आपको जो भी लिखना है वो लिखना है, तो वो लिमिट में रहेगा। उसमें अनुच्छेद लेखन के अंदर जो बात याद रखनी है वो ये है कि आपकी जो व्याकरणिक भूल होती है वो नहीं होनी चाहिए। आपको अच्छे से ध्यान देकर अलग अलग जो है मस्त अच्छे अक्षरों के अंदर एकदम नीट एंड क्लीन जो है अनुच्छेद लेखन करना है। जितनी भी व्याकरणिक भूलें होगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक जितनी भी होगी, उतने आपके मार्क्स ज्यादा कटेंगे, क्योंकि
यहाँ पर अनुच्छेद लेखन जो है 10th के अंदर 9th के अंदर भी वो 6 मार्क का है और बाकी सारे राइटिंग सेक्शन जो है वो 5-5 मार्क के हैं। ये जो है अनुच्छेद लेखन वो 6 मार्क का है। तो इसलिए आपके 6 मार्क्स जो है वो आपको अच्छे से मिले, उसमें से कुछ ना कटे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लिखाई जो है आपकी वो एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसके अंदर व्याकरणिक भूल नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आपको देखने से ही आंखों को अच्छा लगे, पसंद आ जाए, ऐसा पूरा पेज होना चाहिए, तो उसके पूरे नंबर मिलते हैं। बाकी अनुच्छेद लेखन में और कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ आपको ऊपर शीर्षक लिखा, शीर्षक लिखने के बाद सीधा शुरू कर देना है। उसमें एक चीज याद रखनी है, कई लोग क्या करते हैं, शीर्षक लिखते हैं, टॉपिक जो आपको दिया गया है, विषय जो दिया गया है, शीर्षक वो लिखा, बाद में वो संकेत बिंदु भी लिखते हैं नीचे। वो कौन लिखता है मालूम है? उससे बैड इंप्रेशन होती है आपकी, उससे आपकी जो है वो खराब असर जो है उस पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि जिन विषय को जिन स्टूडेंट को ये टॉपिक में, ये विषय में पता ही नहीं होता, जिसको टाइम पास करना होता है, जिसको आता ही नहीं है, वो ऐसी चीज करता है कि विषय लिखकर, टॉपिक लिखकर नीचे संकेत बिंदु बड़े बड़े अक्षरों में लिखता है ताकि थोड़ा बहुत लिखा हुआ दिखे। वो आपको नहीं करना है, आपको सीधा टॉपिक लिखा, शीर्षक लिखा, सीधा अनुच्छेद लेखन लिखना शुरू कर देना है और कुछ आना ही नहीं चाहिए। ये है अनुच्छेद लेखन, इसमें और समझने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया सबको समझ में अनुच्छेद लेखन कैसे लिखना है? यस सर। यस सर। क्योंकि ऑलरेडी आप 9th में ये लिख चुके हो, सीख चुके हो, तो इसमें ज्यादा कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब जो पत्र के अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। पत्र लेखन में पत्र लेखन जो है, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, वो आप भी जानते हो। कौन कौन से? औपचारिक और अनौपचारिक। बराबर है, फॉर्मल और इनफॉर्मल जिसे आप कहते हो, औपचारिक और अनौपचारिक। यानी एक ऑफिशियल लेटर होता है जो अधिकारियों वगैरह को लिखा जाता है, और एक होता है जो हमारे सगे संबंधियों को लिखा जाता है। ये 2 प्रकार के जो है वो पत्र होते हैं। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक जैसा ही आपको लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसके अंदर फर्क है। कंटेंट में, लिखने में, संबोधन के अंदर, आभार व्यक्त करने के अंदर थोड़ा थोड़ा तो जो है सबके अंदर फर्क है। बाकी दोनों चीजें जो है पत्र ही है, इसलिए फॉर्मेट उसका ज्यादा बदलेगा नहीं। अब आपको मैं बताता हूँ कि औपचारिक पत्र, बेटा माइक देना, किसका माइक ऑन था ये? किसका माइक? बेटा तुझे पढ़ना है तो क्लास ज्वाइन करके बैठ, अपना माइक बंद रख, और नहीं पढ़ना है तो लेफ्ट हो जा, दूसरों को डिस्टर्ब मत कर बीच में। और मैं आपको 1000 बार कह चुका हूँ कि अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, जो मस्तीखोर हैं या मस्ती करते हैं, उनको कमरे से बाहर निकाल दो, उनको अपने पास मत आने दो, वरना आपको तो डिस्टर्ब करेंगे, सबको करेंगे। चलो अब जो है पत्र लेखन के अंदर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अनौपचारिक पत्र जो है वो बताता हूँ। अनौपचारिक पत्र में क्या आएगा? क्या आएगा अनौपचारिक पत्र के अंदर? जो सगे संबंधियों को लिखते हैं। बराबर है। अनौपचारिक पत्र जो है वो आपके छोटे भाई बहन, आपके दादा दादी, मामा मामी, आपके माता पिता, आपके दोस्त सहेलियां, जिनको आप पत्र लिख रहे हो, वो है अनौपचारिक पत्र। पत्र के 2 प्रकार हैं, उसमें ये अनौपचारिक पत्र जो है वो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। अनौपचारिक पत्र देखो, वैसे सब लोग जो है वो
औपचारिक पत्र के अंदर दो दो एड्रेस लिखते हैं। लिखना है वो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अनौपचारिक पत्र के अंदर सबसे पहले पत्र लेखन जब आप लिखते हो, ऊपर हेडिंग लिखना है पत्र लेखन, यहाँ लेफ्ट साइड, राइट साइड जाना ही नहीं है। ये पहली बात है पत्र लेखन में, राइट साइड कहीं जाना ही नहीं है, लेफ्ट साइड ही रहना है। सबसे पहले यहाँ पर आप एड्रेस लिखोगे। किसका एड्रेस लिखोगे? हमारा। जिसको भेज रहे हैं उसका। हाँ, हमारा क्यों? हम ही खुद पत्र लिखे, हमको ही भेजे, इसलिए हमारा एड्रेस नहीं। यहाँ पर जहाँ हमें पत्र भेजना है, मतलब सामने वाले का, उनका एड्रेस आपको, मैंने आपको वही बोला कि दो एड्रेस जो है वो लिखे जाते हैं औपचारिक पत्र के अंदर, ये अनौपचारिक में नहीं। औपचारिक पत्र में दोनों लिखते हैं, हमारा भी उनका भी, लेकिन वैसी भी जरूरत नहीं होती। यहाँ पर जो हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, मतलब माता जी को, पिताजी को, दादा दादी, मौसा मौसी, जिनको भी लिख रहा है, उनका एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए। एड्रेस विथ पिन कोड, एड्रेस विथ पिन कोड। अब पिन कोड जो है वो कितने आंकड़े का होता है, कितने नंबर का होता है? 6। बराबर। तो यहाँ पर आपको जो है वो पिन कोड लिखना है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पिन कोड जो है वो आप सही लिखो, ये सच में हमें कहीं पत्र तो भेजना है नहीं, ये तो एग्जाम के लिए है। तो यहाँ पर कोई भी 6 आंकड़े, आप 1 2 3 4 5 6 लिख दोगे तो भी चलेगा, तो भी चलेगा, लेकिन 6 आंकड़े का जो है ये पिन कोड यहाँ पर एड्रेस के साथ होना चाहिए। एड्रेस के साथ पिन कोड नंबर जो है वो होना चाहिए, और एड्रेस भी व्यवस्थित होना चाहिए। कई लोग तो सिर्फ सोसाइटी का नाम लिख के नीचे पिन कोड लिख देते हैं जैसे तैसे, वैसा नहीं। जो एड्रेस जो है वो एड्रेस की तरह होना चाहिए, पता आपको ठीक से लिखना पड़ेगा। विथ पिन कोड नंबर, 6 आंकड़े का पिन कोड होता है। इसके बाद आप नीचे दिनांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दिनांक, यानी कि आपको वहां पर डेट लिखनी है एड्रेस के नीचे। ये हम कौन सा पत्र पढ़ रहे हैं? अनौपचारिक, याद रखना। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है, यानी एड्रेस हो गया, पिन कोड हो गया, डेट हो गई। अब औपचारिक पत्र होता तो यहाँ सब्जेक्ट आता, विषय आता, लेकिन ये हम अनौपचारिक पत्र समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई विषय नहीं आएगा। ये याद रखना, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इसमें भी, अनौपचारिक पत्र में भी विषय जो है वो घुसा देते हैं। ऊपर लिखा होता है ना, जैसे मैंने टॉपिक दिया आपको पत्र लेखन के अंदर कि पिताजी की तबीयत पूछने हेतु पत्र लिखिए, पिताजी की तबीयत पूछने हेतु पत्र लिखिए। तो यहाँ पर विषय करके लिखते हैं कई बच्चे कि पिताजी की तबीयत पूछने हेतु पत्र। अरे भाई साहब, अनौपचारिक पत्र के अंदर कोई विषय जो है, सब्जेक्ट जो है नहीं आता, वो औपचारिक पत्र में आता है, क्योंकि वो आप किसी अधिकारी को लिखते हो। तो यहाँ पर वो विषय जो है वो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ संबोधन आएगा। संबोधन मतलब क्या? आदरणीय माता पिता, प्रिय दोस्त मित्रों। हाँ, बराबर है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अपने माँ बाप को या दादा दादी को या चाचा चाची को या हमसे बड़े जो व्यक्ति हैं उनको जब हम पत्र लिख रहे हैं तो वो हमारे सगे संबंधी हैं, और इसीलिए हम उनका जो है आदरों का सम्मान करते हैं। इसीलिए हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी या आदरणीय माताजी या आदरणीय मामा जी। आदरणीय होना चाहिए, वहां माननीय नहीं लिख सकते आप, ये याद रखना। माननीय किसके लिए लिखना पड़ेगा? औपचारिक पत्र में किसी भी अधिकारी को आप लिखते हो वहां पर आप माननीय लिख सकते हो। कोई नेता को लिखते हो तो माननीय नेताजी, वहां पर आप माननीय लिख सकते हो। यहाँ पर माननीय दादाजी ऐसे नहीं लिखना है। क्या लिखना है? आदरणीय, आदरणीय, परम पूज्य। हाँ, वो लिख सकते हो, परम पूज्य पिताश्री
या आदरणीय माता जी, आदरणीय दादाजी, आदरणीय चाचा जी, ये लिख सकते हो। अगर आपसे छोटे को आप लिख रहे हो, छोटे भाई बहन को या तो अपने दोस्त को, तो फिर उसमें प्रिय लिख सकते हो। उसमें जो है आप प्रिय लिख सकते हो कि प्रिय भाई। Sir, screen is blurred. हाँ, एक मिनट है बेटा। दिखा? यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि आप प्रिय कहाँ लिख सकते हो? अपने से छोटे भाई बहन को, अपने दोस्त को आप लिख सकते हो कि प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय दोस्त, प्रिय सहेली। लेकिन आप अगर अपनी दादी को पत्र लिख रहे हो और वहां प्रिय दादी लिखोगे तो वो गलत होगा, वो नहीं चलेगा। भले आपकी कितनी भी वो प्रिय हो, लेकिन आप वहां पर प्रिय दादी नहीं लिखेंगे। आदरणीय दादी जी या दादाजी ऐसे करके आप लिखोगे, वहां प्रिय मत लिखना। प्रिय किसको लिखोगे? आपसे जो छोटे हैं उम्र में, उनको आप प्रिय लिखोगे। प्रिय भाई, प्रिय बहन, प्रिय दोस्त। तो ये हो गया यहाँ पर संबोधन। यहाँ पर आएगा संबोधन। अब संबोधन हो गया, इसके बाद सीधा पैराग्राफ करके आपको कंटेंट लिखना है। यहाँ पर आप कंटेंट लिखना शुरू करेंगे। अब कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए? अनौपचारिक पत्र के अंदर कंटेंट किस प्रकार का होना चाहिए? नहीं मालूम? चलो मैं बताता हूँ। जो कंटेंट यहाँ पर आप अनौपचारिक पत्र के अंदर लिखोगे, उसमें आपकी सरल भाषा होगी। सरल मतलब जैसे आपके हाव भाव, आप घर में बोलचाल में भाषा यूज करते हो, वैसी भाषा आप लिख सकते हो। कि यहाँ से शुरू किया आपने लिखना, लिखा ऊपर आदरणीय पिताजी, आशा है आप सुरक्षित होंगे। मैं भी यहाँ सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। कितने दिनों से आपका पत्र मिला नहीं, मुझे आपकी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं आपको ये पत्र जो है वो लिख रहा हूँ। आप सब वहाँ पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आप कहीं जरूरी काम के अलावा कहीं बाहर नहीं जाओगे। आपकी मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं भी अब कुछ समय में वैकेशन होने वाला है तो घर पर आने वाला हूँ। ये वो जो भी आपको लिखना है डिटेल, वो आप लिखेंगे बड़े प्यार से, क्योंकि आप अपने सगे संबंधियों को जो है ये पत्र लिख रहे हो। लेकिन इसी की जगह आप कोई अधिकारी को पत्र लिख रहे होते, औपचारिक पत्र लिख रहे होते, तो आप ये लिखते कि मैं यहाँ पर स्वस्थ हूँ, मजे में हूँ, आप भी उधर मजे में होंगे, कितने दिनों से मैं आपसे मिला नहीं, ये वो। ऐसा आप लिख पाओगे? जब आप औपचारिक पत्र किसी अधिकारी को लिख रहे हो तो ऐसा लिखोगे आप? नो सर। उनको तो ऐसा लिख नहीं सकते कि मैं यहाँ पर मजे में हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, आप भी मजे में होंगे। ऐसा तो आप लिख नहीं सकते। तो वहां पर ये ऐसी भाषा का, सरल भाषा का, घरेलू भाषा का उपयोग जो है वो औपचारिक पत्र में नहीं होगा। ये तो अनौपचारिक पत्र है, इसलिए आप इसके अंदर मजे से अपनी भाषा में लिख सकते हो, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र है। तो वो कंटेंट जो है वो आप लिखोगे। मैंने कहा ना, राइट साइड कहीं जाना ही नहीं है, पूरी लेफ्ट साइड पकड़ के रखनी है। अब ये कंटेंट आपने लिख दिया, सब कुछ जो भी बातें करनी थी पिताजी से कर ली। अब लास्ट में यहाँ पर क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? आपका प्यारा बेटा। नीचे, हाँ नीचे फिर आप नाम लिखोगे, आपका प्यारा बेटा। फिर आपने नाम लिख दिया, सुरेश, महेश, दिनेश, रमेश, जो भी आपने लिखा ये लिख दिए यहाँ पर। अगर आपने छोटे भाई या छोटे बहन को या दोस्त को लिखा होता तो यहाँ पर आप क्या लिखते लास्ट में? आपका प्यारा भाई, आपकी प्यारी बहन, आपका प्यारा दोस्त, या तो तेरा प्यारा दोस्त। अगर आप सेम उम्र के हो
तो तेरा प्यारा दोस्त, या तो आपका प्यारा दोस्त, आपका प्यारा भाई, आपकी प्यारी बहन, ऐसे करके आप अपना नाम लिख दोगे। लेकिन अब जो हम सीखने वाले हैं वो है औपचारिक पत्र, जिसके अंदर सारी चीजें जो है वो बदल जाएंगी। जैसे औपचारिक पत्र के अंदर मैंने कहा आप 2 एड्रेस लिख सकते हो। सबसे ऊपर लिखोगे सेवा में, ऐसा करके आप जहां पत्र भेजना है उनका एड्रेस आपने लिख दिया है। यहाँ पे लिखा सेवा में, ये लिख दिया सेवा में करके आपने एड्रेस जो है वो लिख दिया विथ पिन कोड नंबर। फिर आपने जो है वो अपना एड्रेस वगैरह लिखा। अगर ये आप जो है अपना एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जहां हम भेज रहे हैं उनका एड्रेस जरूरी है। जैसे हमने लिखा सेवा में, लिखा, यहाँ लिखा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला मोरबी, सामाकाठे, सेवा सदन, ब्लॉक नंबर 38। फिर लिखा पिन कोड 363642, लिख दिया, हो गया एड्रेस। फिर आपका एड्रेस नहीं लिखोगे तो भी चलेगा और लिखोगे तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेम ऐसे ही आपको लिखनी है दिनांक, डेट लिखनी है। उसके बाद विषय लिखना है, क्योंकि ये औपचारिक पत्र है इसलिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी है। सगे संबंधियों को लिख रहे थे तब विषय की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये औपचारिक पत्र है तो यहाँ पर संबोधन और दिनांक के बीच में, संबोधन और दिनांक के बीच में आपको विषय लिखना पड़ेगा, विषय, सब्जेक्ट। अब यहाँ पर आप विषय लिखोगे कि समाज में हो रहे गुनाह की जानकारी देते हुए पत्र। किसको लिखा आपने? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी जो है उनको आपने पत्र लिख दिया और विषय में लिखा कि समाज के अंदर बढ़ते गुनाहों की जानकारी देते हुए पत्र। ऐसे करके आपने विषय लिख दिया। कोई भी टॉपिक हो जो आपको एग्जाम में दिया गया है वो विषय जो है यहाँ पर आपको दिनांक और संबोधन के बीच में एक लाइन में यहाँ पर लिखना है। एक लाइन में, आधी लाइन लिखोगे तो भी चलेगा, एक लाइन से बाहर नहीं। फिर यहाँ पर आएगा संबोधन। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर आप आदरणीय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऐसा नहीं लिख सकते। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? माननीय पुलिस, माननीय, हाँ रिस्पेक्टेड, ऐसा माननीय आप लिखोगे, माननीय पुलिस अधिकारी श्री, ऐसा लिखोगे। यहाँ पर संबोधन में माननीय लिखोगे, माननीय पुलिस अधिकारी श्री। एक चीज याद रखनी है, किसी भी अधिकारी को आप लिखते हो तो माननीय लिखना है, लेकिन ये जो औपचारिक पत्र है उसके अंदर एक ही व्यक्ति जो है वो ऐसा है जिनको आप लिखोगे पत्र तो उसमें आदरणीय लिखना पड़ेगा। वो है हमारी स्कूल के प्रिंसिपल साहब। जो हमारे स्कूल के आचार्य होते, प्रिंसिपल होते, प्रधानाचार्य होते हैं, उनको आप संबोधन लिखोगे तो वहां पर फिर माननीय मत लिखना, वो खराब लगता है। वहां पर माननीय नहीं, वहां पर आदरणीय, क्योंकि हम उनके आदरों का पालन करते हैं। हमारे जो प्रिंसिपल साहब है उनके आदरों का हम पालन करते हैं, इसलिए उसमें आदरणीय लिखेंगे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी ऐसे लिखेंगे, आदरणीय प्रधानाचार्य जी। बाकी सब में माननीय, चाहे कोई भी हो, नेता हो, कोई अधिकारी हो, कोई आरोग्य विभाग का अधिकारी हो, कोई शिक्षण विभाग का अधिकारी हो, XYZ कोई भी हो, सब में माननीय लिखना है। अब यहाँ पर संबोधन में लिख दिया माननीय पुलिस अधीक्षक, यानी कि जो है SP साहब। अब यहाँ कंटेंट लिखना शुरू करना है, तो कंटेंट कैसी भाषा में होना चाहिए? काम की बात डायरेक्टली करनी है। फॉर मतलब एक जो भाषा है वो व्यवस्थित होनी चाहिए आपकी भाषा, जो आप अपने माँ बाप मतलब सरल भाषा नहीं होनी चाहिए।
हाँ, एकदम प्रोफेशनल भाषा जो होती है, एकदम शुद्ध भाषा जो होती है, उसका प्रयोग यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई आपके मामा जी, दादाजी, चाचा जी या छोटा भाई बहन या दोस्त नहीं है। ये अधिकारी है, और सरकारी अधिकारियों को या कोई भी बड़े जो नेता है या अधिकारी है, उनके लिए जब आप ये पत्र लिखते हो, औपचारिक पत्र, तब भाषा का प्रयोग एकदम प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छी भाषा होनी चाहिए, शुद्ध भाषा होनी चाहिए, और जो हम देसी भाषा का प्रयोग या तो हमारे सगे संबंधियों को जो मजे से लिखते रहते हैं, वैसे यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भाषा है वो शुद्ध होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और एकदम प्रोफेशनल भाषा होनी चाहिए। काम से काम मतलब, यहाँ आप ऐसा नहीं लिख सकते कि मैं यहाँ मजे में हूँ, आप मजे में होंगे, कितने दिनों से बात नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो कुछ भी नहीं। सीधा जो टॉपिक है उसके ऊपर आप आएंगे। तो यहाँ पर हमने विषय लिखा था कि समाज में बढ़ते अपराधों की जानकारी देते हुए पत्र। तो आप सीधा कंटेंट शुरू करोगे कि मैं नाम लिखोगे अपना, लिखना है तो, या तो मैं इस सोसाइटी का रहने वाला हूँ, मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि समाज के अंदर, सोसाइटियों में, शहर के अंदर अपराध जो है आजकल बढ़ते जा रहे हैं। रात में महिलाएं जो है वो बाहर नहीं निकल सकती, सुरक्षित नहीं है, उनको भी जो है परेशान किया जाता है। दिन दहाड़े जो है वो चोरियां हो रही है, ये वो जो भी अपराध हो रहे हैं वो आप लिखोगे, और ये भी लिखोगे कि मैं आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि आप इन विषयों पर, इन चीजों पर पूरा ध्यान देंगे, और इसका कोई ना कोई हल जो है, इसका कोई ना कोई उपाय जो है वो जरूर निकालोगे। ऐसे करके ये पूरा कंटेंट जो है, आपको जो भी लिखना था आपने लिख दिया। अब यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका प्यारा, कैसे आएगा? नो सर। तो क्या सर। आएगा? पता है किसी को यहाँ लास्ट में क्या? आपका आज्ञाकारी या आज्ञाकार? आपका आभारी। बेटा आपका आज्ञाकारी यहाँ नहीं आता। मैंने आपको पहले ही बोला कि जहाँ आप आदरणीय लिखते हो वहाँ नीचे आज्ञाकारी लिख सकते हो। आपने लिखा कि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, तो फिर नीचे आप लिख सकते हो कि आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर आज्ञाकारी नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, याद रख लेना, लिखना है तो लिख लेना। हाँ, तो आपका आभारी। आभारी आता है सर। हाँ, यहाँ आप लिखोगे आपका आभारी। क्यों आपने आभार क्यों व्यक्त किया? क्योंकि आपने जो है एक काम के लिए उनको पत्र लिखा। क्या काम था? कि वह समाज में अपराध बढ़ रहा है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए और इसका कोई ना कोई हल निकालिए। तो जब आपने उनको कहा और वो आपका काम कर रहे हैं, जैसा आपने पत्र में लिखा था, तो जब आप उनसे काम करवा रहे हैं और वो आपका काम कर रहे हैं, तो फिर आपको आभार व्यक्त करना है। इसलिए आप यहाँ लिखोगे आपका आभारी, या तो आप नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या तो सोसाइटी के मेंबर या तो चेयरमैन जो भी है वो यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेकिन आपका आभारी लिखना पड़ेगा, आभार व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि आप उनसे काम करवा रहे हो। यहाँ आपका आज्ञाकारी नहीं लिख सकते, ये याद रखना है, गड़बड़ ना हो जाए। आपका आज्ञाकारी कहाँ लिख सकते हो? आप माता पिता को, दादा दादी को, या तो प्रधानाचार्य जी को, औपचारिक पत्र में प्रधानाचार्य जी को जब आप पत्र लिख रहे हो तो यहाँ लिखोगे आप आपका आज्ञाकारी शिष्य। पिताजी को लिखा तो आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारी पुत्री, इस तरह से। छोटे को लिख रहे हो तो आपका प्यारा भाई, आपकी प्यारी बहन, आपका प्यारा दोस्त या तुम्हारा प्यारा दोस्त, अगर हम उम्र है तो ये है औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। ये हमने समझा, ये औपचारिक है, इससे पहले हमने जो समझा वो अनौपचारिक है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट? वैसे तो आप 9th में सीख ही चुके हो। नो सर। लिख भी चुके हो, इसलिए आपको कोई डाउट जो है वो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है तो अभी पूछ लो। किसी को कोई औपचारिक या अनौपचारिक में समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। है किसी को कोई डाउट? सर बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन में ना कोई नाम नहीं दिया स्पेसिफिक कि ना रोहन, आप रोहन है और आपको इस विषय पे पत्र लिखना है, तो है ना हमें अपना नाम लिखना है या फिर जगह खाली? अपना नहीं,
कोई भी दूसरा नाम लिख सकते हो या तो अब क लिख सकते हो। कोई सब भी जगह ना? दूसरा, हाँ हाँ सब। अपना रियल नाम जो है वो कहीं एग्जाम के अंदर लिखना नहीं है, और नाम नहीं लिखोगे तो अब क आपका आज्ञाकारी नीचे लिखोगे अब क, इस तरह। बाकी दोनों चीजें समझ में आ गई, औपचारिक अनौपचारिक दोनों? यस सर। ठीक है, तो अब जो 10 मिनट है, उस 10 मिनट के अंदर मैं आपको कुछ समास के एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, और वो भी कोई भी हो सकता है। समास के 6 प्रकारों में से कोई भी हो सकता है। रेडी हो, तैयार हो? हाँ या ना बोलो। ट्राई करनी है, अगर नहीं आता तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि मुझे नहीं आएगा तो सर डांटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको ट्राई करनी है, नहीं आता तो फिर मैं तो हूं ही। सरल से शुरुआत करते हैं, बराबर ना? चलो, क्या लिखा? देशभक्त। चलो, इसका समास विग्रह करके समास का नाम बताओ। देश का भक्त और तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। कौन सा तत्पुरुष? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध। अगर तत्पुरुष है तो आपको उसका प्रकार का नाम लेना है, अगर तत्पुरुष नहीं है तो फिर दूसरे तो कोई जो है उनके प्रकार है नहीं हमारे कोर्स में, तो सीधा नाम ले लेना है। लेकिन आपको पता चले कि ये तत्पुरुष है तो फिर आपको तत्पुरुष में कौन सा है वो बताने की कोशिश करनी है। तो सही है कि आपने बताया देशभक्त, इसका समास विग्रह होगा देश का भक्त। अब का के की मतलब संबंध तत्पुरुष समास। चलो, अब दूसरा। क्या लिखा? जेब कतरा। बताओ, चलो समास विग्रह करके समास का नाम बताओ। सर जेब को कतरा। कौन सा समास? तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष में कर्म। कर्म तत्पुरुष। बराबर है, सही है। जेब कतरा हम किसे कहते हैं? जो जेब को काटता है उसे हम जेब कतरा कहते हैं ना। तो इसलिए इसका समास विग्रह होगा जेब को काटने वाला। जेब को कतरा नहीं, जेब को काटने। जेब कतरा हम किसे बोलते हैं? जो जेब को काटता है उसको। तो यहाँ समास विग्रह होगा जेब को काटने वाला। जेब कतरा मतलब जेब को काटने वाला, तो बीच में आया को मतलब कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास। और कर्म क्या है? काटना।
क्या लिखा? देहलता। सर दिख नहीं रहा। देहलता। क्या लिखा? हाँ, अब इसका समास विग्रह करके समास का नाम बताओ। ऐसे पहले दो हिस्से कर देने हैं, आपको अपने आप पता चल जाएगा। जब लोचा हो, समझ में ना आ रहा हो, तो सबसे पहले दो टुकड़े कर देने, पहला पद और दूसरा पद। अब सोचो, अब समझ में आ जाएगा आपको। सर देह की लता। कौन सा इसमें पहला और दूसरा पद देखो, क्या लग रहा है आपको? सोच कर बताओ। दोनों शब्दों का अर्थ मालूम है आपको? पहले तो शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। देह मतलब क्या? शरीर। बराबर। और लता मतलब क्या? लता मतलब क्या? डाली, जैसे हम बोलते हैं ना, पेड़ की लता। बराबर है, डाली। तो यहाँ ये जो है, ये लता के बारे में बोला गया, मतलब डाली के बारे में बोला गया। क्या बोला गया? किसके जैसी है वो? देह के जैसी। हाँ, तो यहाँ आपको समास विग्रह करना पड़ेगा। देह रूपी लता मतलब हाँ, देह रूपी लता मतलब देह के समान लता। यानी डाली के बारे में बोला गया कि वो शरीर के समान है। डाली जो है वो शरीर के समान है। देह रूपी लता, इसका समास विग्रह होगा देह रूपी लता। लता के बारे में बोला गया कि वो देह के समान है, यानी दूसरा पद जो है वो विशेष्य है, पहला पद जो है वो विशेषण है। तो कौन सा समास हुआ? कर्मधारय। कर्मधारय। बराबर है। ऐसे आपको याद होना चाहिए, वरना लोचा हो जाएगा फिर। चलो ये लास्ट पूछ लेता हूँ, वरना आपका दूसरा क्लास जो है वो चला जाएगा। चलो इसका बता दो। चार आने। द्विगु समास। चार आने का समूह। बराबर है। आपको पता है चवन्नी मतलब चार आनों का समूह। चार आने जब मिलते थे, पहले आने आते थे ना बीच में होल वाले, चार आने मतलब चवन्नी। तो चार आनों का समूह, यानी पहला पद चार दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है, इसलिए ये है द्विगु समास। चार आनों का समूह द्विगु समास। चवन्नी, पहले हम गुजराती में क्या कहते थे उसको, चवन्नी को? अभी तो बेचारी चवन्नी अठन्नी सब बंद हो गई। आठाना तो खबर है ना? यस सर। हाँ, तो चवन्नी को हम पहले क्या कहते थे? पावली। बराबर है, पावली। पावली, आठाना। चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं वैकेशन के बाद। हाँ, चलो नमस्कार। एंजॉय करो वैकेशन को।